हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जीव जंतु। जीव जंतु से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है और जीव जंतुओं से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो जीव जंतु। देखिए, अगर हम बात करें जिस प्रकार मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, ऊर्जा लेने के लिए भोजन ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव जंतु जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव हो, जानवर हो, वो भी अपना उसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। लगातार वो भी इसी प्रयास में रहते हैं कि उनको भी भोजन मिले और वो भी अपना जीवन यापन करते रहें। इसी में संघर्ष चलता है और संघर्ष के फलस्वरूप आप देखेंगे कि कई प्रकार की आपको पारिस्थितिक तंत्र भी देखने को मिलते हैं आपको पूरे जीव जंतु के अंतर्गत। तो बात करते हैं जीव जंतु के वर्गीकरण की। तो जीवों का वर्गीकरण मुख्य रूप से हम चार प्रकार से कर सकते हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके रहने के स्थान पर अगर हम जीवों का वर्गीकरण करें तो हम चार प्रकार से करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्थलचर। स्थलचर जीव हम उनको कहते हैं जो स्थल मंडल पर रहते हैं। स्थल मंडल पर जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्थलचर जीव कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य आता है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या है? स्थल मंडल पर रहने वाले जीव, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्थलचर कहते हैं। फिर बात करते हैं जलचर की। जो जीव कहाँ रहते हैं? जल मंडल में रहते हैं और पूर्ण रूप से कहाँ रह सकते हैं? वो जल मंडल में ही रह सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं जलचर जीव। जैसे कि आप देखेंगे मछली, केकड़ा, ये जल मंडल में रहने वाले जीव हैं। उसी तरीके से नवचर। नवचर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नवचर जीव हम किसको कहेंगे? तो सारे पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, है ना, वायुमंडल में रहते हैं, है ना, वायुमंडल में रहते हैं। हालांकि इनका जो निवास स्थान होता है वो पेड़ पौधों पर होता है, परंतु अधिकांश इनका जो समय होता है वो वायुमंडल में ही होता है, आकाश में ही होता है। ठीक है, तो नवचर हम सभी पक्षियों को हम नवचर के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरीके से आता है आपका फोर्थ नंबर का उभयचर। उभयचर जीव जंतु हम उनको कहते हैं जो जलमंडल में भी रह सकते हैं और स्थल मंडल में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दोनों जगह ये जो है अनुकूल वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मगरमच्छ और मेंढक दो एक प्रमुख उदाहरण है जो जिसमें आप उभयचर के अंतर्गत ले सकते हैं। मगरमच्छ को भी ले सकते हैं आप, मेंढक को भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंढक के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। इसको जो है जीवित जीवाश्म कहा जाता है। मेंढक जो है इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बहुत पुरानी प्रजाति मानी जाती है। मेंढक की प्रजाति को बहुत पुरानी, लगभग 150 मिलियन पूर्व की प्रजाति इसको माना जाता है। किसको? मेंढक को। और साथ ही साथ जो मेंढक की प्रारंभिक अवस्था होती है उसको टेडपोल कहा जाता है। मेंढक की जो प्रारंभिक अवस्था देखने को मिलती है, किसी भी जीव जंतु की प्रारंभिक अवस्था होती है तो उस प्रारंभिक अवस्था जो होती है मेंढक की, उसको टेडपोल कहा जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये चार प्रकार तो आपके हो जाते हैं रहने के स्थान पर: स्थल मंडल, जल मंडल, नवचर और उभयचर। अब हम बात करते हैं कि अगर आप देखेंगे जलवायु के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं? जलवायु के आधार पे भी हम जीव जंतु को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गर्म वातावरण में रहने वाले जीव जंतु अलग होते हैं और ठंडे मौसम में रहने वाले जीव जंतु अलग होते हैं, है ना। गर्म जीव जंतु या गर्म मौसम में रहने वाले जीव जंतु जैसे कि आप देखेंगे ऊंट, भेड़, चिंकारा, ये ऐसे जीव जंतु हैं जिनको गर्म वातावरण जो है अनुकूल होता है। इनके अनुकूल का कौन सा वातावरण होता है? गर्म वातावरण जो होता है इनके अनुकूल होता है। फिर उसी का अगर आप देखेंगे शरद जलवायु में रहने वाले जीव जंतु, शरद जलवायु जैसे कि आप ठंडा मौसम देखेंगे जहाँ 12 महीने आपको ठंडा मौसम देखने को मिलता है, जैसे कि आपको ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पृथ्वी के दोनों ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरीय ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे बर्फ जमी हुई है, चूंकि वहां पर बर्फ जो है आपकी जमी हुई है और वहां पर सूरज जो है वो भी बहुत कम आपको देखने को मिलता है, 6 महीने में उसको देखने को मिलता है। तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है
पृथ्वी के जो उत्तरीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र जो है ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव, वहाँ आपको ध्रुवीय भालू देखने को मिलता है। योग भी आपको वहीं देखने को मिलता है जो कि ये ठंडे मौसम में रहने की इच्छुक होते हैं और उसके प्रति अनुकूल होते हैं, है ना। उसी तरीके से गर्म जलवायु में रहने वाले जीव ऊंट, भेड़ और चिंकारा होते हैं। तो जलवायु के आधार पर दो प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, एक जो गर्मी वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और एक जो है ठंडे मौसम में रहना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक समानता के आधार पर भी हम इसको दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राकृतिक समानता के आधार पर भी हम इनको दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है, एनाइन गा, ये क्या है आपका एनाइन मा, है ना। एक आपको एनाइन मा याद रखना है और एक आपको इनेमा याद रखना है। दोनों नाम याद रखना है, एनाइमा याद रखना है और इनेमा याद रखना है, ठीक है। प्राकृतिक समानता के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकते हैं, एनाइमा और इनेमा। अब एनाइमा की अगर हम बात करें तो एनाइमा के अंतर्गत हम उन जीव जंतुओं को रखते हैं जिनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, है ना। एनाइमा के अंतर्गत उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जिनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और उसी प्रकार से इनेमा के अंतर्गत उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि रक्त के अंतर्गत आपको लाल रक्त कणिकाएं देखने को मिलती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं देखने को मिलती हैं। तो अगर बात आती है लाल रक्त कणिकाओं की, तो जिन जीव जंतुओं में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं इनेमा, जिनमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। और इनेमा में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इनेमा में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो मोलस्का हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जब जीव जंतुओं का हम वर्गीकरण करते हैं जाति के आधार पर, स्पीसीज के आधार पर, तो कई प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। उसी प्रकार मोलस्का भी एक वर्गीकरण में वर्ग आता है आपका, स्पंजी भी एक समूह होता है, आर्थ्रोपोडा भी एक वर्ग होता है। तो जब हम जीव जंतुओं को कई प्रकार से कैटेगरी में विभाजित करते हैं तो ये उनकी कैटेगरी के ही नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखना, एनाइमा जीव जंतु वो कहलाएंगे जिनके अंदर लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे आप मोलस्का वर्ग के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं स्पंजी और आर्थ्रोपोडा। अब बात करते हैं इनेमा। इनेमा यह जीव जंतु उन जीव जंतुओं को कहते हैं जिनके अंतर्गत, जिनके ब्लड में, रक्त में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मछली, मेंढक, गाय, मनुष्य, इनके अंतर्गत क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो इनेमा आपको याद रखना, जिनके अंतर्गत लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, मछली, मेंढक, गाय, मनुष्य। अब बात करते हैं जंतु। जंतु को जो है हम मुख्य प्रकार से दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ये हम करते हैं मनुष्यों की आंतरिक संरचना के आधार पर। अभी तक हम प्रकृति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, उनके रहने के स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हुए आ रहे हैं। ये हम करेंगे जंतु को आंतरिक संरचना के आधार पर। जैसे कि आपने देखा होगा कशेरुकी और अकशेरुकी। अर्थ के आधार पर देखें, जिन जीव जंतुओं के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मेरुरज्जु पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, कशेरुकी जीव जंतु के अंतर्गत उनको रखा जाता है। उसी तरीके से बात करें कि जिन जीव जंतुओं के अंतर्गत या जिन जीव जंतु में जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ना, बैकबोन नहीं पाई जाती है, उनको अकशेरुकी जीव जंतु के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखना है, कशेरुकी जीव जंतु और अकशेरुकी जीव जंतु। मेरुरज्जु भी बोलते हैं, बैकबोन भी कहते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। जिन जीव जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी वो कशेरुकी कहलाएंगे और जिनमें नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी कहलाएंगे। बात करें अगर कशेरुकी की, तो इनको भी हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आप मत्स्य देख सकते हैं, उभयचर देख सकते हैं, सरीसृप देख सकते हैं, पक्षी देख सकते हैं और स्तनधानी भी आप देख सकते हैं, स्तनधारी भी आप देख सकते हैं। तो कशेरुकी की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले आता है मत्स्य। मत्स्य में सबसे पहले आती है मछली। मछली के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, याद रखना। तो मत्स्य जो एक जाति है तो उसमें मछली एक उदाहरण हो जाएगा और मछली के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर बात करते हैं उभयचर। उभयचर में आप मगरमच्छ, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था,
उसी तरीके से मेढक, तो मेढक या मगरमच्छ की बात करें, दोनों में ही रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये इसीलिए हमने इसको कशेरुकी के अंतर्गत रखा है। फिर सांप की बात करें या छिपकली की बात करें तो इनके अंतर्गत भी आपको क्या देखने को मिलेगी, रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है। इनको हम सरीसृप के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। रेंगने वाले जीव जंतु जो होते हैं उनको सरीसृप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ये सब रेंगने वाले होते हैं, इसलिए इनको छिपकली और सांप जो होता है ये सरीसृप की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो सरीसृप के जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए उनको हम कशेरुकी जीव जंतु कहते हैं। फिर पक्षी जो होते हैं वो भी कशेरुकी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। स्तनधारी मतलब जिनके जो जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। स्तनपान हो सकता है जिसमें जो इसके अंतर्गत आप देखेंगे मनुष्य, बंदर, कुत्ता और बिल्ली, ये सब स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे आपके स्तनधारी। तो स्तनधारी में मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे जीव जंतु जो मैंने आपको अभी बताए हैं और ये जो वर्ग बताए हैं, इन सभी वर्गों के जीव जंतु के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए उनको कशेरुकी कहते हैं। फिर बात करते हैं अकशेरुकी। अकशेरुकी जिन जीव जंतु के अंतर्गत जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वो नहीं पाई जाती है। उदाहरण में जैसे कि तितलियां जो हैं, जितने भी टाइप की आपको तितलियां देखने को मिलेंगी वो अकशेरुकी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। केकड़े जो होते हैं वो भी अकशेरुकीय होते हैं। स्पंजी बहुत जो है एक जीवीय भी होते हैं, बहुत सारे बहुजीवीय भी होते हैं। तो स्पंजी भी आपको देखने को मिलता है, ये भी कैसे होते हैं, अकशेरुकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होंगे वो अकशेरुकी श्रेणी में ही रखे जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो खासतौर पर तितली, केकड़ा और स्पंजी आपको याद रखना है, ये अकशेरुकीय के अंतर्गत आएंगे, इनके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आगे भी इसकी जो वीडियो रहेगी उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि आप और ज्यादा इसमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, कैरोलस लीनियस इंपॉर्टेंट है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्योंकि हमारे जो सिलेबस जीव जंतु के अंतर्गत अगर आप पढ़ते हैं, जीव जंतु अगर कोई टॉपिक है उसमें आप पढ़ते हैं तो उनका वर्गीकरण किसने किया है, हम कई प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, है ना। तो इनके द्वारा वर्गीकृत किया गया था, जंतु जगत का वर्गीकरण कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या नाम याद रखना है, कैरोलस लीनियस। नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कैरोलस लीनियस। फिर बात करते हैं कि मीजोजोइक युग को सरीसृप का युग कहा जाता है। जैसे कि आप बात करें मीजोजोइक युग, अब ऐसे बहुत सारे युग को वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि जब किसी भी साइंटिस्ट द्वारा बुक लिखी जाती है या किसी प्रकार की इतिहास पर आधारित बुक लिखी जाती है, तो जैसे जीव जंतु के इतिहास पर अगर बुक लिखी गई है तो उसको कहीं ना कहीं युगों में बांटना पड़ता है। तो ऐसे युगों में बांटा जाता था, तो उसमें से एक युग जो है वो है मीजोजोइक युग। उस युग को किसके नाम से जाना जाता है, सरीसृपों का युग कहा जाता है। इस समय जो है सरीसृप अधिक मात्रा में देखने को मिलते थे, रेंगने वाले जीव जंतु अधिक मात्रा में हुआ करते थे, अधिक संख्या में हुआ करते थे मीजोजोइक युग में, इसलिए हम उसको मीजोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहते हैं। और यह प्रश्न जो है यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बगुला होता है और जो भैंस होती है उसमें कौन सा सहजीविता। आपने देखा होगा कि भैंस की पीठ पर बगुला रहता है और छोटे छोटे जीवों को खाता है, तो उससे भोजन उसको प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो भैंस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे जो जीव होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये दोनों का फायदा होता है, इससे दोनों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जीवन यापन जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है वो क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाते हैं। वो आपस में क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। ऐसे दोनों ही जीव क्या कहलाएंगे, सहजीवी। बगुला और भैंस क्या कहलाएंगे, सहजीवी कहलाएंगे, और इनका जो जीवन यापन है वो सहजीविता कहलाएगा, क्योंकि दोनों को लाभ हो रहा है एक दूसरे से, बगुला को भी लाभ हो रहा है और भैंस को भी लाभ हो रहा है। यह भी प्रश्न सी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है,
ठीक है। बगुला तथा भैंस में सहजीविता का संबंध होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों को लाभ प्राप्त होता है, सहजीविता कहलाती है। परजीवी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। सहजीवी अपना जीवन यापन स्वयं कर लेते हैं, वो भोजन का भी निर्माण कर लेते हैं और दूसरों को भी भोजन दे देते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? वो स्वयंपोषी हैं, अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। फिर बात करें, मकड़ी कॉलोनी तथा बस्ती बनाकर नहीं रहते, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मकड़ी कॉलोनी और बस्ती बना के नहीं रहते, मधुमक्खी करते हैं अक्सर ये काम। मधुमक्खी आपने देखा होगा, ये जो छत्ता बनाते हैं, मतलब कॉलोनी या फिर बस्ती बनाकर कौन रहते हैं? मधुमक्खी रहती हैं, ना कि आपकी क्या रहेंगी? मकड़ी। तो मकड़ी, ये आपको गलत नहीं करना है, मकड़ी कॉलोनी और बस्ती बना के नहीं रहते, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, कंफ्यूज कर देता है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, मकड़ी कॉलोनी तथा बस्ती बनाकर नहीं रहते, ठीक है। फिर बात करते हैं, स्पाइरोगायरा एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। स्पंजी भी कई प्रकार के स्पंजी हमको देखने को मिलते हैं, वो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसी तरीके से स्पाइरोगायरा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि स्पाइरोगायरा एक कोशिकीय जीव होता है। कई प्रकार की कैटेगरी होती है जीव जंतुओं की, उनको जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर, समूह के आधार पर बहुत सारे प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। सजीवों में ऑक्सीशोषण क्रिया से के फलस्वरूप 676 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है सजीवों में, जो जीवित होते हैं सजीव, ना कि निर्जीव, सजीव की बात हो रही है, जो जीव जंतु सजीव होते हैं उनमें ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है। ऑक्सीशोषण अनॉक्सीशोषण आपने सुना होगा। तो जो ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है, उस ऑक्सीशोषण की क्रिया के फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं गिलहरी के आपने देखे होंगे अग्र दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और लगातार वो बढ़ते रहते हैं। उसकी वृद्धि ना हो, उनके दांतों की ग्रोथ ना हो, इसके लिए गिलहरी क्या करती है? हर वक्त चीज़ों को क्या करती है? काटती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा गिलहरी जो है अग्र दांतों से वस्तुओं को काटती रहती है। वो इसलिए काटती रहती है, उसका कारण ये है उसके दांतों की जो दांत होते हैं, आगे वाले जो दांत होते हैं, उसमें लगातार वृद्धि होती है। उस वृद्धि को रोकने की वो उसका लगातार इस्तेमाल करती रहती है। यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, गिलहरी से संबंधित ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया था। फिर बात करते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं वो रात में अगर जो जागते हैं, जैसे कि उल्लू एक उदाहरण है। उल्लू जो है जीव, वो क्या करता है? रात्रि के समय जागता है। तो जब वो रात्रि के समय जागने वाले जीव जंतु जो होते हैं, रात्रि के समय उनको केवल दो कलर ही दिखाई देता है, काले और सफेद। काला और सफेद कलर ही दिखाई देता है। अगर वो किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें केवल उनको दो कलर ही दिखाई दे सकता है, या तो काला कलर दिखाई देगा या सफेद कलर, या दोनों कलर भी दिखाई दे सकते हैं, परंतु इसके अलावा कोई भी कलर दिखाई नहीं देते हैं जो जीव जंतु क्या करते हैं? रात्रि के समय जागते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था सीटेट में, और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि रात्रि में जागने वाले जीव केवल काला और सफेद रंग ही देख सकते हैं। सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ तो आपको पता होगा, जिन पदार्थों का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिनको हम अपशिष्ट के रूप में उपयोग में नहीं ला सकते, जिनको हम फेंक देते हैं, ऐसे सड़े गले मृत पदार्थों का भोजन जब हम करते हैं, या जो जीव इन छोटे छोटे भोजनों को खाता है, या अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतक भक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतक भक्षी कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव मृतक भक्षी कहलाते हैं, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उल्लू पूरी अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, ठीक है, अपनी गर्दन को पूरा ऊपर पीछे तक घुमा सकता है। कौन? उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये भी प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि कब पूछा गया है। ये पूछा गया है सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीव जंतु पर एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक
पुस्तक की अगर हम बात करें, जीव जंतु के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। ये जो 1859 में लिखी गई पुस्तक थी, जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये एक पुस्तक है जो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। नाम भी याद रखना है पुस्तक का, और किसके द्वारा लिखी गई थी, 1859 में लिखी गई थी। तीनों पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। 1859 में लिखी गई पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोनों पॉइंट याद रखना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में कई बार जब भी जीव जंतु से रिलेटेड टॉपिक कोई होता है तो उसमें ये पुस्तक से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है। एक जो हम कहते हैं मील का पत्थर भी कहते हैं इसको, जो जीव जंतुओं की जो पुस्तक है उसमें इसको मील का पत्थर कहा जाता है। बहुत अच्छी पुस्तक है, सारी जीव जंतुओं का वर्गीकरण इसके अंतर्गत किया गया है। फिर बात करते हैं सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जा सकती है और उसी से बनाई जाती है। ये प्रश्न भी सीटेट 2012 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनती है, और ये प्रश्न सीटेट 2012 में पूछा गया है। फिर बात करते हैं पक्षियों के कान छोटे होते हैं परंतु फिर भी वो हमसे कितना 4 गुना दूरी से उस आवाज़ को सुन सकते हैं, जो आवाज़ हम उनसे 4 गुनी कम दूरी से सुनते हैं। मतलब उनके कान बहुत छोटे होते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके कान बहुत छोटे होते हैं, परंतु फिर भी वो उतनी दूरी से मतलब नॉर्मल व्यक्ति जब सुनता है तो उसकी दूरी का 4 गुना उतनी दूरी से वो पक्षी जो है उसी ध्वनि को आराम से सुन सकता है। मतलब उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है पक्षियों की, ठीक है। फिर बात करते हैं सांप किस तरीके से सुनते हैं। सांप की अगर हम बात करें तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, परंतु ये जो कंपन होता है धरती के अंदर, जो कंपन होता है किसी भी प्रकार से, उससे वो महसूस करके और चीज़ों को एक्टिव करते हैं और चीज़ों को करते हैं वो, है ना। अगर हम बात करें जो सांप के बाहरी कान तो होते नहीं है, परंतु वो जो कंपन होता है पृथ्वी के अंतर्गत जो हलचल होती है उससे वो उस चीज़ को समझ जाते हैं और महसूस कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम मछलियों की बात करें तो मछली भी क्या करती हैं, बिजली तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को क्या करती हैं, चेतावनी पहुंचाती हैं और एक दूसरे को सतर्क करती हैं। मछली जब किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसमें एक दूसरे को किस तरीके से संकेत पहुंचाती हैं, तो तरंगे जो होती हैं पानी के अंतर्गत जो तरंगे होती हैं उनके माध्यम से एक दूसरे को क्या पहुंचाती हैं, संकेत पहुंचाती हैं, चेतावनी पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज याद रखना है। पक्षियों के कान होते हैं परंतु छोटे होते हैं, 4 गुनी अधिक क्षमता उनमें मनुष्य की तुलना में पाई जाती है। सांप के बाहरी कान तो नहीं होते हैं, परंतु फिर भी वो जो आंतरिक क्षमता के आधार पर जो कंपन होता है पृथ्वी के अंतर्गत जो हलचल होती है उससे ही जो है महसूस कर लेते हैं। मछली जो होती है बिजली तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, सतर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट मैंने आपको वर्गीकरण बताया जीव जंतुओं का, किस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं सभी की मैंने डेट भी लिखी हुई है। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।